बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का संसदीय आचरण सवालों के घेरे में है। भले ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले राहुल के पहले भाषण पर वाह वाह कर रहे हों, लेकिन संसदीय नैतिकता, मर्यादा और परंपरा की कसौटी पर वो कटघरे में दिखते हैं। कुछ गलत बयानी के लिए उनके भाषण के कुछ अंश को सदन की कार्यवाही से हटाने की नौबत आ गई। राहुल के भाषण ने बीजेपी को उनके कोर इशू हिंदुत्व को फिर से उठाने का तो मौका दिया ही है, साथ ही इस भाषण ने उनके मित्र दलों यानी इंडी अलायंस के लिए खतरे की घंटी बजाती है। कैसे हुआ ये सब और क्या होगा इसका असर, खबरों की तह तक में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। गलत बयानी की वजह से राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण के कुछ हिस्से हटा दिए गए। इनमें अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव, अग्निवीर योजना, उद्योगपतियों पर टिप्पणी और नीट में पैसे का खेल वाला हिस्सा रहा। कार्रवाई के बावजूद राहुल अपनी बात को सच बताने पर अड़े हैं, लेकिन सच क्या है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले बात डरो मत की। मोदी सरकार के बीते 10 वर्षों को डर का काल बताकर राहुल ने ब्रांड मोदी पर चोट करने की कोशिश की। ऐसा कहकर राहुल गांधी ने मोदी काल से पहले के शासन को शांति काल बताने की कोशिश की। क्या मोदी के राज से पहले का दौर सचमुच शांति काल था? इसे आंकड़ों से समझते हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, राजीव गांधी के दौर से शुरू करते हैं और केवल कांग्रेस शासित राज्यों की पड़ताल करते हैं। 1984 में कांग्रेस शासन के दौरान भिवंडी और दिल्ली में दंगे हुए, जिनमें 2819 लोगों की मौत हुई। 1985 में अहमदाबाद दंगों में 300, 1989 में भागलपुर दंगों में 1116 और 1990 में दिल्ली और हैदराबाद दंगों में 465 लोगों की जान गई। 1993 के मुंबई दंगों ने 872 लोगों की जान ली। अब इसकी तुलना में 2002 के गुजरात दंगों की याद दिलाई जाएगी, जिसमें 1044 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा मोदी सरकार के रहते गुजरात से लेकर केंद्र तक बीजेपी शासित किसी राज्य में ऐसा कोई बलवा नहीं हुआ जिसमें मरने वालों की संख्या 3 अंकों तक पहुंची हो। अब आप बताइए, कौन डरा रहा है? किसने देश को डर वाला शासन दिया और किसने शांति का? राहुल भले ही डरो मत, डराओ मत का नारा लगाए, लेकिन देश को आज भी इंदिरा गांधी की मौत के बाद भड़के दंगे पर राजीव गांधी के शब्द याद हैं, जिसमें कहा गया, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राहुल ने अपने भाषण में अग्निवीर योजना को लेकर सवाल खड़े किए और दावा किया कि इस योजना में हताहत होने वालों को न तो शहीद का दर्जा मिलता है और न ही पेंशन। फैक्ट यह है कि अग्निवीर अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। बैटल कैजुअल्टी होने पर अग्निवीर के परिवार वालों को नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस के 48 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा अग्निवीर द्वारा जमा सेवा निधि भी मिलती है, जो 30% होती है और इतनी ही राशि सरकार द्वारा भी दी जाती है। एक्स ग्रेशिया के तौर पर 44 लाख रुपए और बाकी बचे कार्यकाल की सैलरी दी जाती है। इनके साथ साथ दूसरे फंड से 8,30,000 रुपए दिए जाते हैं। यही आर्थिक मदद रेगुलर सैनिकों को भी मिलती है। वैसे अग्निवीर के केस में इंश्योरेंस का पैसा अग्निवीर जमा नहीं करते, जबकि रेगुलर सैनिक के केस में उनका इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूटरी होता है। जाहिर है राहुल ने अग्निवीर के मसले पर भी अर्ध सत्य का सहारा लिया। अपने पहले भाषण के दौरान राहुल कुछ ऐसा बताते दिखे जिसका आशय ये रहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई। अब इससे जुड़े तथ्य भी देखिए। कांग्रेस को बीते लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिली, जो कांग्रेस के नतीजे अब तक के इतिहास के सबसे खराब 3 नतीजों में एक है। बीजेपी के नतीजे देखें तो उसने अपने इतिहास के 3 सर्वश्रेष्ठ नतीजों में एक मिला, यानी एक तरफ फ्लॉप 3 तो दूसरी तरफ टॉप 3 परफॉर्मेंस। अब इन नतीजों को कांग्रेस के मित्र दलों से तुलना कीजिए। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22 और लेफ्ट को 8। केवल इन 4 दलों का टोटल ही 96 हो जाता है, जो कांग्रेस के
टोटल 99 से महज 3 कम है। इसलिए राहुल गांधी के जिस भाषण का भौकाल बनाया गया, उसके साइड इफेक्ट भी इन्हीं दलों को झेलने हैं। आप पूछेंगे कैसे? जवाब बहुत सीधा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक साझा वोट बैंक है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। यही मतलब बंगाल में ममता के लिए, बिहार में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के लिए, तमिलनाडु में डीएमके के लिए, केरल में लेफ्ट के लिए है। और इसका असर देखिए, जिस दिन राहुल बतौर नेता विपक्ष पहली बार बोल रहे थे, अखिलेश लखनऊ में अपना जन्मदिन मना रहे थे। लोकसभा में नेता विपक्ष को विरोधी खेमे से प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। कांग्रेस पार्टी राहुल की यही छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश का खेल देखिए। उनके जन्मदिन पर एसपी के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए, उसमें अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताया गया। ये तो अभी शुरुआत है। राहुल ने पहले भाषण से जिस हिंदू विरोधी वोट बैंक पर निशाना साधा, उसी वोट बैंक से अपनी अपनी सियासत चमकाने वाले राहुल का ये अवतार ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त कर पाएंगे? इसमें शक है, क्योंकि ये बीजेपी नहीं बल्कि उनके मित्र दलों के लिए खतरे की घंटी है। इन सब के बीच संसद में बतौर नेता विपक्ष राहुल के आचरण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने 20 साल के संसदीय जीवन में राहुल ने महज 26 चर्चाओं में हिस्सा लेकर केवल 99 सवाल पूछे, लेकिन इस बार नेता विपक्ष के रूप में उन्हें अपने इस रिकॉर्ड को तो सुधारना ही पड़ेगा। साथ ही अपने आचरण से भी गंभीर राजनेता की छवि बनानी पड़ेगी। पहले भाषण के दौरान राहुल ने स्पीकर के हाथ मिलाने के अंदाज पर तंज कसा। एक बात और, तमाम संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए राहुल ने अब तक प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बधाई तक नहीं दी। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल का ये अंदाज लोकतंत्र में यकीन करने वालों को तो कतई नहीं रास आने वाला। आप राहुल के इस भाषण पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।